हिंदी साहित्य संपूर्ण घटना चक्र क्विक रिवीजन विद आरती शर्मा। दोस्तों, आपको मेरे चैनल पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, हम कर रहे हैं हिंदी नेट जेआरएफ परीक्षा चयनित विषय आधारित प्रश्न जून 2009 से जुलाई 2018 तक के प्रश्न पत्र। दोस्तों, आज हम करेंगे जुलाई 2016 का तृतीय प्रश्न पत्र, जिसके अगले प्रश्न हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न। गौर करेंगे दोस्तों, हमारा प्रश्न है जीवन काल के अनुसार काव्य चिंतकों का सही अनुक्रम क्या है। ठीक है, तो ध्यान दें। आनंदवर्धन, सबसे पहले आचार्य आनंदवर्धन, इनका समय है नवीं शताब्दी। क्या? नवीं शताब्दी। ठीक है, और ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक भी हैं आचार्य आनंदवर्धन। फिर है अभिनव गुप्त, इनका सिद्धांत है अभिव्यक्तिवाद। ठीक है, अभिव्यक्तिवाद, ध्यान रखें किसका? अभिनव गुप्त का। ठीक है, ध्यान रखेंगे। इनका समय है 10वीं शताब्दी। क्या है? 10वीं शताब्दी, याद रखें। फिर है आचार्य विश्वनाथ, इनका समय 14वीं शताब्दी और इनकी रचना है साहित्य दर्पण। क्या? साहित्य दर्पण आचार्य विश्वनाथ की रचना है, इनका समय है 14वीं शताब्दी। ठीक है, अगले हैं पंडित राज जगन्नाथ। पंडित राज जगन्नाथ, इनका समय है दोस्तों 16वीं से 17वीं शताब्दी। दोनों समय याद रखें, 17वीं शताब्दी ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, तो आप अपना ऑप्शन देखें, ऑप्शन के अनुसार आप टिक करके आए। आपको ध्यान रखना है कि सबसे अंतिम थे काव्य शास्त्रीय आचार्य कौन? पंडित राज जगन्नाथ। ठीक है, ये बात याद रखना। प्रश्न मैंने यहाँ इसलिए रिपीट किया है दोस्तों, क्योंकि आचार्य और उनके क्रम से, ठीक है, प्रश्न जरूर बनता है, तो इसीलिए आपको याद रहे, इसीलिए मैंने यहाँ पर ये प्रश्न रिपीट किया है। ठीक है, अब ध्यान दें फिर से। आनंदवर्धन, इनका समय 9वीं शताब्दी। फिर है अभिनव गुप्त, 10वीं शताब्दी। फिर है विश्वनाथ, आचार्य विश्वनाथ, इनका समय है 14वीं शताब्दी। अच्छा, एक बात और मैं आपको बता दूं, विश्वनाथ के नाम से हिंदी साहित्य में कम से कम 3 से 4 लोग हैं। ठीक है, ध्यान देना। एक है जैसे विश्वनाथ त्रिपाठी, एक है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, ठीक, और एक विश्वनाथ सिंह जी भी हैं। ठीक, तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि विश्वनाथ, कौन से विश्वनाथ की बात हो रही है। ठीक है, क्या वह नाटककार की बात हो रही है, क्या वह काव्य शास्त्रीय आचार्य की बात हो रही है, ठीक है, या निबंधकार की बात हो रही है। तो जहां कहीं भी आप जब भी अपनी किताबें पढ़ें, आचार्य विश्वनाथ ऐसा कोई शब्द आए, आचार्य विश्वनाथ नहीं, विश्वनाथ करके कोई भी नाम आए दोस्तों, आपको उसको एक अलग जगह पे नोट करके लिखना है। ठीक है, ये आपको इसलिए मैं बता रही हूं क्योंकि जब प्रश्न पत्र आपके सामने आता है तो हम क्या करते हैं, हमने केवल माइंड में एक नाम ही सेट किया होता है, तो हम आंसर उसके अकॉर्डिंग लगा करके आते हैं। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि एक ही नाम से कई व्यक्ति हैं जिनकी रचनाएं अलग अलग हैं। ठीक है, गलती कहाँ होगी आपसे? इनके सरनेम में। ठीक है, जो इनका सरनेम होगा वहां पे गलती होगी आपकी। आपने याद किया है विश्वनाथ, अब मान लो सरनेम में लिखा है प्रसाद जी या त्रिपाठी या मिश्र, ठीक है, कुछ इस तरह से, तो आपने तो एक ही याद किया है, आप उसके अकॉर्डिंग टिक करके आओगे। लेकिन वहां पर जो एग्जामिनर जो चेकिंग करेंगे वो आपके सरनेम के अकॉर्डिंग करेंगे। ठीक है, आपके नहीं, जो भी राइटर हैं उनके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आपको ये नाम क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ। एक है विश्वनाथ तिवारी, ठीक है, विश्वनाथ तिवारी भी हैं, तो 3-4 नाम हैं ये, कम से कम तो 4 नाम तो हैं ही। ठीक है, तो आपको मैं कह रही हूँ, आप जहां कहीं भी ये नाम देखने को मिले आप उसको जरूर कोट करना, अलग से जरूर लिखना उसको, और फिर उनकी रचनाएं देखना, फिर मैच करना, और आपको तब चीजें ज्यादा समझ आएंगी। समझ रहे हैं मेरी बात? ठीक है, थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग जाएगा, लेकिन चीजें बहुत ही बेहतर ढंग से समझ पाएंगे आप। हम क्यों पढ़ रहे हैं दोस्तों? आपको पढ़ने की जरूरत बार बार क्यों पड़ रही है? ठीक है, आपको अगर डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर समझना होता तो आपके पास किताबें भी थी, आप आराम से कर सकते थे। लेकिन जो हम गलतियां करते हैं, हम उसके दोहराव से बचें, इसलिए हम पढ़ रहे हैं। समझे?
एक बार अगर हम जो गलती कर आए हैं, हमारे स्कोर किस वजह से कम हो रहा है, हमें ये पहचानना है, ठीक है। और उन गलतियों को ओवरकम करते हुए हमें अपनी स्टडी आगे बढ़ानी है। समझ रहे हैं मेरी बात, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ें, डिटेल में पढ़ें, आपको खुद ही समझ में आने लग जाएंगी। जिस दिन आप अपनी स्टडी को बोझ समझकर नहीं पढ़ोगे, आपका मन लगने लगेगा, जुनून आ जाएगा आपके अंदर पढ़ने का, ठीक है। जब आप केवल नंबरों के लिए नहीं पढ़ेंगे, जानने के लिए पढ़ेंगे, तो देखना चीजें कितनी अलग ढंग से आपको समझ में आने लगेंगी। दोस्तों, आपका विषय आपके लिए कभी बोरिंग हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो आप इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ें और चीजों को इंटरेस्टिंग मैनर में बना करके पढ़ें, ठीक है। कहीं भी डाउट है गूगल करें, पिक्चर देखें, उससे रिलेटेड जितना ज़्यादा आप सर्च करेंगे ना, उतनी ज़्यादा वो आपकी परमानेंट मेमोरी में चीज़ें सेट होंगी। समझ रहे हैं मेरी बात, ठीक है। तो इसलिए मन से पढ़ें दोस्तों, ढंग से पढ़ें, लगातार पढ़ें, ठीक है। पढ़ाई के लिए कभी भी अवकाश नहीं होना चाहिए, ठीक है। बोझ मत समझना, एंजॉय करो अपनी स्टडी को, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, एक बार फिर से सुन लें। आनंदवर्धन 9वीं शताब्दी, अभिनव गुप्त 10वीं शताब्दी, विश्वनाथ 14वीं शताब्दी, पंडित राज जगन्नाथ 16वीं शताब्दी, ठीक है। इनके अलावा भरत मुनि का समय है 2री शताब्दी, भामे का समय है 6वीं शताब्दी, आचार्य दंडी का समय है 7वीं शताब्दी, ठीक है। तो ये कुछ और, आचार्य क्षेमेंद्र, इनका समय है 11वीं शताब्दी। ये कुछ अलग से मैं बता दे रही हूँ ताकि जो भी ऑप्शन में आपको मिले, और ये मिलेंगे ही, ठीक है। इनमें से एक नाम आपको ऑप्शन में जरूर मिलेगा, तो आप अपने उत्तर की ओर अधिक से अधिक नजदीक रहें, यानी उसको सही कर पाएं। तो इसलिए मैं आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी दे रही हूँ, ठीक। अब यहाँ बात सुने, जो कोई भी मेरे चैनल से स्टडी कर रहे हैं, मेरा चैनल नहीं मिलता है दोस्तों, क्योंकि चैनल का कोई नाम नहीं है, मेरे नाम से ही है, ठीक है। अगर आपको नहीं मिलता तो आप सर्च करें YouTube पर हिंदी साहित्य विद आरती शर्मा, हिंदी साहित्य विद आरती शर्मा। और दोस्तों एक बार सभी प्लेलिस्ट पर विजिट कर लें, ठीक है। घटना चक्र, रामबाण संकलन, ये 2 प्लेलिस्ट तो आप बहुत अच्छे से देख लें, और जितनी बार अगर रिवाइज कर सकते हो इसको रिवाइज करें दोस्तों, ठीक है। आपको बाद में खुद ही समझ में आएगा कि ये चीज़ें आपको किस लिए कराई गई हैं, ठीक है। आपका एग्जाम रुकने वाला नहीं है अगर आप पूरी तैयारी के साथ आप चीज़ों को करते हैं, ठीक है, पेशेंस के साथ पढ़ते हैं, तो आप जरूर अपना एग्जाम क्रैक कर पाएंगे, ठीक है। सिर्फ ये एग्जाम नहीं, ये सिलेक्शंस दिलवाने के पर्पज से ही ये सारे वीडियो बनाए गए हैं दोस्तों, ठीक है। जिस स्टूडेंट ने ये सारे वीडियोस देख लिए उसका सिलेक्शन 100% है, मैं बता रही हूँ आपको, ठीक है। आप खुद ही देखना, सभी वीडियोस देखने के बाद आप अपने आप को कितना अपडेट फील करेंगे, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखें दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। आज थोड़ी बातचीत ज्यादा हो गई है, उसके लिए माफी चाहती हूँ, ठीक है। तो शुरू करते हैं अपने प्रश्न, जरा ध्यान दें दोस्तों। प्रश्न है, जन्म काल के अनुसार साहित्यकारों का सही अनुक्रम क्या है? जन्म काल के अनुसार साहित्यकारों का सही अनुक्रम क्या है? तो ध्यान दें, प्रकाश चंद्र गुप्त, प्रकाश चंद्र गुप्त, इनका समय है 1908 से 1970 ईस्वी। क्या है? 1908 से 1970 ईस्वी, ठीक है। फिर है रामविलास शर्मा, रामविलास शर्मा, ठीक है। ये एक आलोचक भी हैं और ललित निबंधकार भी हैं, ठीक है। ध्यान रखें, इनका समय है 1912 से 2000 ईस्वी, 1912 से 2000 ईस्वी। अब ध्यान दें, अगले हैं शिवदान सिंह चौहान। कौन? शिवदान सिंह चौहान, इनका समय है 1918 से 2000 ईस्वी, 1918 से 2000 ईस्वी। फिर है दोस्तों रांघे राघव जी। कौन? रांघे राघव जी, इनका समय है 1923 से 1962 ईस्वी, 1923 से 1962 ईस्वी, ठीक है, याद रखेंगे। अब यहाँ पर ध्यान देना जरा, प्रकाश चंद्र गुप्त, रामविलास शर्मा और शिवदान सिंह चौहान, ये सभी कौन हैं? ये मार्क्सवादी समालोचक हैं, मार्क्सवादी समालोचक। तीनों के नाम याद रखना, एक प्रश्न यहाँ से जरूर बनता है, ठीक है। बाकी रांघे राघव, ठीक है, इनका नाम भी बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। इनके यात्रा वृतांत आप अच्छे से कर लेना, किसके? रांघे राघव जी के, ठीक। तो एक बार समय देखें, प्रकाश चंद्र गुप्त, इनका समय है 1908 से 1970 ईस्वी। फिर है रामविलास शर्मा जी, इनका समय है 1912 से 2000 ईस्वी। फिर है शिवदान सिंह चौहान, इनका समय है दोस्तों 1918 से 2000 ईस्वी। और फिर है रांघे राघव, इनका समय है 1923 से
1962 ईस्वी, ठीक है। और रांगे राघव की एक रचना है कब तक पुकारूं, कब तक पुकारूं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। नटों के जीवन पर आधारित क्या है, उपन्यास है रांगे राघव का कब तक पुकारूं, ठीक। देखते हैं अगला प्रश्न। दोस्तों अगला प्रश्न है, जरा ध्यान देंगे, क्या है, स्थापना है और तर्क है, ठीक है। तो सबसे पहले देखें स्थापना। पश्चिमी दृष्टि से सभी कलाओं में गुणों का अनुसंधान ही तो, ठीक है। इस तरह के अगर निपात वाले शब्द आते हैं, निपात शब्द यानी जिन पर बल लगता है, ठीक है, तो जरा ध्यान से पढ़ना उनको, ठीक है। तो सौंदर्य शास्त्र है, क्या कह रहे हैं, पश्चिमी दृष्टि से सभी कलाओं में गुणों का अनुसंधान ही तो सौंदर्य शास्त्र है, ये बात सही है, ठीक। अब तर्क है क्या, इसीलिए सौंदर्यानुभव हेतु भारतवर्ष में काव्य को ललित कलाओं के अंतर्गत रखा गया है, ठीक है। ये क्या कह रहे हैं, इसीलिए सौंदर्यानुभव हेतु भारतवर्ष में काव्य को ललित कलाओं के अंतर्गत रखा गया है, तो ये बात गलत है, ठीक है। यानी स्थापना सही है जबकि तर्क हमारा गलत है, ठीक। अब ध्यान दें, अगला प्रश्न है, स्थापना है काव्य का न्याय, क्या, ध्यान से सुनना, यहाँ से प्रश्न बहुत बनते हैं, ठीक है। और ये ज्यादातर स्थापना और तर्क जो हैं वो रिपीट होते हैं, ठीक है, खास करके रामचंद्र शुक्ल की पंक्तियां, ध्यान रखें। तो ध्यान दें, स्थापना है काव्य का न्याय शास्त्र के न्याय यानी तर्क से अलग नहीं होता। ध्यान से सुने, क्या कह रहे हैं, काव्य का न्याय शास्त्र के न्याय यानी तर्क से अलग नहीं होता, ये है दोस्तों स्थापना। तो दोस्तों ये स्थापना जो है वो गलत है, ठीक है। उत्तर अभी मैं आपको दिखाऊंगी, अब क्योंकि यहाँ पेज डिवाइड हो रहा है इस वजह से मैं यही करा रही हूँ। तो काव्य का न्याय शास्त्र के न्याय यानी तर्क से अलग नहीं होता, ये क्या है, गलत है, ठीक है, गलत है, ध्यान रखेंगे, ठीक। जबकि क्या होना चाहिए, काव्य का न्याय शास्त्र के न्याय से अलग होता है, ये सही होगा, ठीक है। गौर करेंगे दोस्तों, तर्क है, क्या है तर्क, काव्यार्थ की प्रतीति केवल शास्त्रगत वाच्यार्थ से ही संभव नहीं। क्या कह रहे हैं, काव्यार्थ की प्रतीति केवल शास्त्रगत वाच्यार्थ से ही संभव नहीं, इसके लिए काव्य के अपने न्याय का सहारा लेना होगा, काव्य को अपने न्याय का सहारा लेना होगा, क्योंकि काव्य न्याय का मूल आधार वक्रोक्ति है, ठीक है। क्या है, क्योंकि काव्य न्याय का मूल आधार क्या है, वक्रोक्ति है, तो ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है। एक बार फिर से सुने, काव्यार्थ की प्रतीति केवल शास्त्रगत वाच्यार्थ से ही संभव नहीं है, इसके लिए काव्य के अपने न्याय का सहारा लेना होगा, ठीक है, क्योंकि काव्य न्याय का मूल आधार क्या है, वक्रोक्ति है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट तर्क है ये, और जबकि सही है, ठीक है। तो इसका भी हमने स्थापना देखी जो गलत थी, तर्क हमारा सही है, ठीक है। वक्रोक्ति संप्रदाय के आचार्य कौन थे, ठीक है, प्रवर्तक आचार्य कौन थे, तो ध्यान रखें, आचार्य कुंतक, ठीक है, याद रखना। देखते हैं अगला प्रश्न, गौर करेंगे दोस्तों, स्थापना है क्या, कवि का दर्शन जीवन के प्रति उसकी आस्था का दूसरा नाम है, कवि का दर्शन जीवन के प्रति, ऐसे होगी ये लाइन, कवि का दर्शन जीवन के प्रति उसकी आस्था का दूसरा नाम है, और जो उसकी सृजनात्मकता को प्रेरित करता है, ठीक है। तो कवि का दर्शन जीवन के प्रति उसकी आस्था का दूसरा नाम है, जो उसकी सृजनात्मकता को प्रेरित करता है, तो यह बात बिल्कुल सही है, ठीक। तर्क है, क्या है, क्योंकि कवि कर्म को प्रभावित करने वाला केंद्रीय बिंदु यही है, यही आस्था है, क्या है, क्योंकि कवि कर्म को प्रभावित करने वाला केंद्रीय बिंदु यही आस्था है, और आस्था वस्तुतः निर्दिष्ट सत्य की रागात्मक स्वीकृति है, आस्था वस्तुतः निर्दिष्ट सत्य की रागात्मक
स्वीकृति है। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, यानी ए और आर दोनों ही सही हैं। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, स्थापना है कवि, कविता, कवि नहीं है, कविता दो शब्दों के बीच की नीरवता में रहती है। ये शब्द याद कर लें, नीरवता। ठीक है, तो कविता दो शब्दों के बीच, किसके बीच? दो शब्दों के बीच नीरवता में रहती है। बात बिल्कुल सही है। ठीक है, स्थापना क्या है? सही है। अब तर्क है, इसीलिए मौन भी अभिव्यंजना है। मौन भी क्या है? अभिव्यंजना है। तो ये बात भी सही है। एक बार फिर से रिपीट कर रही हूं दोस्तों, जरा ध्यान से सुनना। कविता दो शब्दों के बीच की नीरवता में रहती है, बात सही है। इसीलिए मौन क्या है? मौन भी अभिव्यंजना है। ठीक है, तो ए और आर दोनों ही सही हैं। अच्छा, आपने कविता पढ़ी हो अज्ञे की, एक कविता है, मौन भी अभिव्यंजना है। मौन भी एक अभिव्यंजना है। उतना ही कहो जितना तुम्हारा सच है। उतना ही कहो जितना तुम्हारा सच है। बहुत सुंदर पंक्तियां हैं दोस्तों, कभी समय मिले तो पढ़कर देखना। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न। तो इसमें क्या था? ए और आर दोनों सही हैं। ठीक, अगला प्रश्न है, जरा ध्यान दें। स्थापना है, क्या है स्थापना? मनुष्य के लिए कविता इतनी प्रयोजनीय वस्तु है कि संसार की सभ्य असभ्य सभी जातियों में किसी न किसी रूप में पाई जाती है। क्या जबरदस्त पंक्ति है, जरा ध्यान दें। मनुष्य के लिए कविता इतनी प्रयोजनीय वस्तु है कि संसार की सभ्य असभ्य, ध्यान से सुने, शब्द कितना जबरदस्त है यहाँ। ठीक है, सभ्य असभ्य सभी जातियों में किसी न किसी रूप में पाई जाती है। यानी कि चाहे वह सभ्य व्यक्ति हो या असभ्य हो, कविता क्या है? प्रत्येक व्यक्ति के अंदर किसी न किसी तरीके से मिलती है। ठीक है, अब तर्क है, क्या है? तो ये जो स्थापना है सही है। ठीक है, स्थापना सही है। अब तर्क क्या है? क्योंकि मनुष्यता को समय समय पर जगाते रहने के लिए कविता मनुष्य के लिए आवश्यक है। ठीक है, क्या कह रहे हैं कि क्योंकि मनुष्यता का जब अंत होने लगे मनुष्य के भीतर, तब कविता आती है, जिससे कि उनके अंदर जो इंसानियत मरती जा रही है उसे वापस से जगाया जा सके। ठीक है, तो क्योंकि मनुष्यता को समय समय पर जगाते रहने के लिए कविता मनुष्य के लिए आवश्यक है। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। यानी स्थापना भी सही है और तर्क भी सही है, दोनों बातें सही हैं। अगला प्रश्न है, जरा ध्यान दें। स्थापना है क्या? भारतेंदु युग और उसका साहित्य आधुनिकता का प्रवेश द्वार है। इतनी ज्यादा रिपीट हुई है ये पंक्ति। ठीक है, इसकी कोई हद नहीं है। ठीक है, तो ध्यान से पढ़ें इसे। भारतेंदु युग और उसका साहित्य आधुनिकता का प्रवेश द्वार है। यह बात बिल्कुल सही है। एज इट इज ये पंक्ति पूछी जाती है। ठीक है, तो ये टर्म याद रख लें, आधुनिकता का प्रवेश द्वार। क्या? भारतेंदु युग और उसका साहित्य। ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है। तर्क है क्या? इसीलिए उसके केंद्र में मनुष्य है। क्या है? इसीलिए उसके केंद्र में मनुष्य है। ईश्वरीय आस्था लेश मात्र भी नहीं है। ईश्वरीय आस्था लेश मात्र भी नहीं है। तो ईश्वरीय आस्था से क्या अभिप्राय हो गया? यानी कि एक तरह से भक्तिकालीन प्रवृत्ति। ठीक है, तो यह प्रश्न किसी भी तरह से आपसे पूछा जा सकता है। कहीं कहीं सेम ऊपर स्थापना में यही पंक्ति होती है, लेकिन तर्क में क्या होता है कि आधुनिक काल यानी भारतेंदु युग का संबंध मध्यकालीन बोध से नहीं है। तो ये पंक्ति इस तरह भी पूछी जाती है। ठीक है, यहाँ पर क्या रख दिया है शब्द? ईश्वरीय आस्था लेश मात्र भी नहीं है। ठीक है, तो ये बात बिल्कुल गलत है। कहीं ना कहीं भक्ति काल तो था ही आधुनिक काल में। और मैं तो ये समझती हूँ कि भक्ति काल खत्म कहाँ हुआ है। भक्ति काल तो आज भी चल रहा है। अगर आप ध्यान दें, क्या आज आप पूजा नहीं करते हैं? मंदिरों में नहीं जाते हैं? आपके घरों में पूजा नहीं होती है? ठीक है, आप ईश्वर को मानते हैं कि नहीं मानते? ठीक है, चाहे वह कर्म के रूप में माने या फिर चाहे आप आस्था के रूप में माने, जैसे भी मानते हैं कि नहीं? तो भक्ति काल खत्म कहाँ हुआ एक तरह से। ठीक है, तो जरा सोचना, ये बहुत ही ये चर्चा का विषय है दोस्तों।
ठीक है, ये सभी आचार्य कह रहे हैं कि भक्ति काल की समय सीमा यहाँ से यहाँ तक। मैं मानती हूँ कि भक्ति काल तो अभी भी चल रहा है। क्या कबीर के दोहे आज आप नहीं सुन रहे हैं? ठीक है, वो एक अभी सिंगर का मैंने देखा था कुछ ऐसी, हाँ, जुबीन नौटियाल ने तो बकायदा उनके कबीर के दोहों को एक सॉन्ग में बना दिया है। ठीक है ना, सॉन्ग बनाकर गाया है उनको। ठीक है, तो आज भी वो चीजें प्रासंगिक हैं या नहीं? ठीक है, तो जरा थोड़ा सा विचार करना, किताबों से हट करके इत्मीनान से बैठना 10 से 15 मिनट और फिर सोचना चीजों पर। ठीक है, कि अंत हुआ है कि नहीं हुआ। ठीक है, अगर हो गया है तो फिर हम क्यों पढ़ रहे हैं? ठीक है, और अगर पढ़ रहे हैं तो फिर अंत हुआ कैसे? ठीक, तो ये बातें क्या है? ये बातें सोचने वाली हैं दोस्तों। ठीक है, साहित्य आपको इसीलिए ही पढ़ाया जा रहा है ताकि आप पढ़ लिख कर एक अच्छे विचारक बन सके, आपको सही गलत की नॉलेज हो सके। जो पूर्ववर्ती आचार्य जो कुछ कहते आए हैं आप उनमें थोड़ा सा बदलाव भी कर सकें। ठीक है, तो खुद को उस लेवल पे लेकर जाएं दोस्तों। ठीक है, आप किसी से कम नहीं है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, आपसे बेहतर पर्सनैलिटी कोई और हो नहीं सकती। ठीक, तो अपने ऊपर काम करें, अपने आप को जितना ज़्यादा इम्प्रूव कर सकें दोस्तों करें। ठीक है, सबसे बढ़िया इन्वेस्टमेंट है शिक्षा, जो कि वो सिर्फ आपके लिए है और जिसमें कोई भी चोरी नहीं हो सकती। ठीक है, और जिसे कोई चुरा भी नहीं सकता। ठीक है, सेफ साइड है एकदम, बिल्कुल सोच करके देखें, जबरदस्त। ठीक है, तो ध्यान दें, अब यहाँ पर क्या है, हमने देखा कि सही और गलत, यानी स्थापना सही है और तर्क गलत है। ठीक है, तर्क यहाँ पर गलत दिया है जबकि ईश्वरीय आस्था है। ठीक है, आधुनिक काल में भी ध्यान रखें। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अच्छा, यहाँ एक पॉइंट और मैं जोड़ना चाहूंगी। ठीक है, सीधा सीधा प्रश्न बनता है कि भारतेंदु अष्टछाप के कवि हैं या नहीं। ठीक है, अष्टछाप के कवि हैं या नहीं। ठीक है, तो अष्टछाप के कवि नहीं है, लेकिन पुष्टि मार्ग को मानने वाले कवि हैं। कौन? कवि भारतेंदु। तो अगर पुष्टि मार्ग को मानने वाले हैं तो पुष्टि मार्ग का संबंध किससे था? कृष्ण भक्ति से। ठीक है, तो भारतेंदु युग में भक्ति हुई कि नहीं हुई? भारतेंदु जी भक्ति युग से जुड़े थे कि नहीं जुड़े थे? अब खुद सोचना इस बात को। ठीक है, तो ध्यान रखें। ठीक, अगर इस तरह की पंक्ति आती है दोस्तों तो आपको बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। ठीक, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, स्थापना है, क्या है? पश्चिम के ज्ञानोदय से ही भारतीय साहित्य में अस्मिताओं का उदय हुआ। अस्मिता मीन्स पहचान। ठीक है, अस्तित्व, ये बात होती है अस्मिता की। ठीक, तो पश्चिम के ज्ञानोदय से ही भारतीय साहित्य में अस्मिताओं का उदय हुआ, तो ये बात गलत है। ठीक है, पश्चिम के ज्ञानोदय से नहीं, हमारी एक समृद्ध परंपरा रही है दोस्तों। संस्कृत साहित्य सबसे पहले हमारे यहाँ मिला था, तो जो पढ़ने लिखने की जो अगर हम कहें संस्कृति है वो भारत में सबसे पुरानी है। और ऋग्वेद हमारे यहाँ की किताब है, किसमें? संस्कृत लैंग्वेज में थी, सबसे पहली पुस्तक मानी जाती है। ठीक है, तो इस बात को समझना। ठीक, तो पश्चिम के ज्ञानोदय से ही भारतीय साहित्य में अस्मिताओं का उदय हुआ, ये बात गलत है। हमारे यहाँ से उदय हुआ दूसरे देशों में। ठीक है, ये बात ध्यान रखें। तर्क है, क्या है तर्क? कारण कि भारतीय समाज से कोई विचार प्रेरणा उन्हें नहीं मिली। ये क्या कह रहे हैं कि भारतीय समाज से कोई विचार प्रेरणा उन्हें नहीं मिली। ठीक है, ये बात बिल्कुल गलत है। ठीक है, अब क्यों गलत है तो ध्यान रखें। शून्य की खोज, ठीक है, हमारे यहाँ हुई थी पहले। शून्य की खोज जो हुई थी हमारे यहाँ हुई थी। ठीक है, तो ब्रह्मगुप्त कुछ इस तरह से नाम था, उन्होंने बहुत पहले ही कर दी थी। फिर हमारे कॉन्सेप्ट उठाकर इन्होंने मैथमेटिक्स और ये सारी चीजें दी, जबकि हमारे यहाँ ये सारे आविष्कार पहले हो चुके थे। बस वो था कि हम लोगों को इतना ज्ञान नहीं था कि इन चीज़ों को कैसे यूज में लेकर के आया जाए। ठीक है, वो लोग थोड़ा टेक्निकली ज़्यादा तेज थे हमसे, तो हमारी ही चीज़ों को प्रेजेंट करके खुद अपने आप को उसके क्या बताते हैं? नेतृत्व करता बताते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखें, हमारी पढ़ने लिखने की एक समृद्ध परंपरा रही है दोस्तों। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखें। अब जरा फिर से सुनेंगे इस स्थापना को, क्या है? पश्चिम के ज्ञानोदय, गौर करें, पश्चिम के ज्ञानोदय से ही
भारतीय साहित्य में अस्मिताओं का उदय हुआ, गलत है। फिर एक तर्क, कारण है कि भारतीय समाज से कोई विचार प्रेरणा उन्हें नहीं मिली, ये बात भी गलत है। तो ए और आर दोनों गलत हैं। देखते हैं अगला प्रश्न, गौर करेंगे दोस्तों। प्रश्न है, स्थापना है, युद्ध और प्रेम पारसी थिएटर के दो मूल भाव थे। क्या है? युद्ध और प्रेम पारसी थिएटर के दो मूल भाव थे। तर्क है, क्या है तर्क? क्योंकि राष्ट्र प्रेम और जनता में संघर्ष चेतना जागृत करने में पारसी नाटककार आगे थे। ठीक है, तो ये बात गलत है। अब जरा ध्यान दें एक बार फिर से, युद्ध और प्रेम पारसी थिएटर के दो मूल भाव थे, ये बात बिल्कुल सही है। क्योंकि राष्ट्रीय प्रेम और जनता में संघर्ष चेतना जागृत करने में पारसी नाटककार आगे थे पारसी नाटककार, ये बात सही नहीं है, अपोजिट बातें हैं ये। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। हमारे अपने लोग कहाँ थे अगर पारसियों की जरूरत थी तो? ठीक है, तो आप पढ़ते भी हैं, राजा राम मोहन राय, ज्योतिबा फूले, ये सब आए थे। ठीक, तो ध्यान रखें। देखते हैं, तो यहाँ पर क्या है? ए सही है और आर गलत है। ठीक, अगला प्रश्न है, स्थापना है, जरा ध्यान दे दोस्तों। परिवर्तन सृष्टि का अटूट नियम है। ठीक है, परिवर्तन सृष्टि का अटूट नियम है। ठीक है, अटूट नियम क्यों? ये निरंतर होता है, हर क्षण होता है। आप हर मिनट बदलते हैं, आपको पता है? हर मिनट क्या, हर क्षण बदलते हैं। अगर नहीं पता तो आप खुद देखें, अपने ऊपर अप्लाई करें। 5 मिनट पहले आपको किसी बात पर गुस्सा आ रहा था, ठीक है, अचानक ही आपके कोई बेस्ट फ्रेंड आपके घर आ गए, एकदम से आपने अपने दोस्त को देखा और आपका गुस्सा तो आपको याद ही नहीं रहा। आपके दोस्त के आने की खुशी को आपके दोस्त को देखकर आपके चेहरे पर स्माइल आ गई। ठीक है, तो ये क्या है? ये परिवर्तन है दोस्तों। ठीक है, तो परिवर्तन हर क्षण होते हैं। ठीक है, हर क्षण होते हैं, इस बात को ध्यान रखना। मनुष्य की और परिवर्तन आपकी मानसिक ये मानसिक स्थिति है ना, उसके अनुसार होते हैं। जैसी आपकी मानसिक स्थिति होगी, दिनों दिन आपके व्यवहार में परिवर्तन उसी तरह से आएगा। ठीक है, आप अपने आप को जैसी स्थिति में मानसिक, ये कहते हैं ना कि इसे तो गुस्सा बहुत आता है, ये सुधरेगा नहीं या सुधरेगी नहीं। ठीक है, गुस्सा बहुत आता है, ऐसा कुछ नहीं है कि इसका गुस्सा कंट्रोल नहीं किया जा सकता, किसी का भी सब कंट्रोल किया जा सकता है दोस्तों, सब अपने हाथ में होता है। ठीक है, ये सब कहने वाली बातें हैं, लेकिन हाँ मैं ये जरूर कहूंगी कि एक दिन में कंट्रोल आप नहीं कर सकते चीजों को। ठीक, इसके लिए भी अभ्यास की जरूरत होती है। आपको पहले छोटी छोटी चीजों से शुरुआत करनी पड़ेगी, छोटी छोटी चीजों को बर्दाश्त करना पड़ेगा, तब जा करके आप एक दिन इतने शांत हो जाएंगे कि आपके आगे कोई कितना भी ढोल पीट रहा होगा ना, आपको फर्क ही नहीं पड़ेगा। कोई लड़ रहा होगा, आप बोलेंगे मरते रहो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरा जो मोटिव है वो मेरे सामने मेरी किताबें, मैं उसमें पढ़ूंगा, ना कि तुम्हारे झगड़ों में उलझूंगा या उलझूंगी। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखें दोस्तों। तो प्रैक्टिस से आता है, कहते हैं ना प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। ठीक है, तो वही चीज है, कोई भी चीज है, किसी चीज पर अगर आपको कंट्रोल करना है तो वो अभ्यास से आएगा, एक दिन से नहीं होता है कि आप एक दिन मान करके बैठ गए कि आज हम गुस्सा नहीं करेंगे और अगले दिन वही फिर डबल गुस्सा करते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा कंट्रोल करके और माइंड को अपने को सही डायरेक्शन में ले जाते हुए आप अपनी स्टडी करें दोस्तों। ठीक, तो स्थापना है, जरा ध्यान दें। परिवर्तन सृष्टि का अटूट नियम है, निरंतर नियम है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और आप क्या बोलते हैं, सॉरी मैं गलत शब्द इस्तेमाल करने वाली थी, तो इसको यहीं तक पढ़े पंक्ति को, यह बात बिल्कुल सही है। तर्क है, ध्यान दे दोस्तों। लेकिन यह नियम साहित्य पर लागू नहीं होता, साहित्य पर लागू नहीं होता, क्योंकि मनुष्य की संवेदना अपरिवर्तित है। अपरिवर्तित नेगेटिव शब्द है दोस्तों। ठीक है, अब जरा ध्यान देना, परिवर्तन सृष्टि का अटूट नियम है, तो परिवर्तन कहाँ होगा? मनुष्य के हृदय में ही तो होगा, तभी तो मनुष्य के मस्तिष्क में परिवर्तन आएगा। जैसा मन होगा वैसे विचार आएंगे। ठीक है, या जैसे विचार आएंगे वैसा मन होगा। ठीक है, तो मनुष्य की संवेदनाएं भी उसी तरह से बदलेंगी जैसा वो विचार करेंगे। ठीक, तो ये क्या कह रहे हैं कि मनुष्य की संवेदना अपरिवर्तित है,
ये बात बिल्कुल गलत है। परिवर्तन का तो अभी सबसे अच्छा उदाहरण मैंने आपको दिया कि कैसे आपको गुस्सा आ रहा था और आपके दोस्त आ गए, आपका गुस्सा एकदम गायब हो गया और आपके सामने माहौल ही अलग था। ठीक है, समझ रहे हैं बात? तो आपको इस तरह से स्थापना और तर्क वाले प्रश्नों को समझना है दोस्तों। ठीक है, आप अपने ऊपर रख के उन बातों को अप्लाई करें। ठीक, आपको पॉजिटिव और नेगेटिव 1 मिनट में चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक, आपको सही उत्तर समझ में आ जाएगा कि क्या सही है क्या गलत। ठीक, आपका मन बोले कि सही है तो सही है सेंटेंस, आपका मन कहता है कि गलत है तो गलत है। ये है स्थापना और तर्क के प्रश्नों को करने का सबसे बेस्ट तरीका। ठीक है, तो ध्यान रखें। बाकी पहली पंक्ति को दूसरी से जोड़ करके देखें, नेगेटिव वर्ड्स को छांटना सीखें और एकमात्र, केवल, साथ ही, इस तरह के शब्दों को देखें। ठीक है, तो ये कुछ टेक्निक्स हैं आपको फॉलो करनी है। ठीक, तो एक बार फिर से सुने, परिवर्तन सृष्टि का अटूट नियम है, बात सही है, लेकिन यह नियम साहित्य पर लागू नहीं होता क्योंकि मनुष्य की संवेदना अपरिवर्तित है। यह बात बिल्कुल गलत है। यानी स्थापना सही है और तर्क गलत है। स्थापना सही है और तर्क गलत है। तो दोस्तों, हमारा आज का ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद दोस्तों।